यूके में जॉब कैसे हासिल करें? कैसे आप यूके में जॉब हासिल कर सकते हैं जबकि आप यूके में रहते ना हो, आप किसी और मुल्क में रहते हो? तो गाइस मेरे से ये बात बहुत सारे लोग पूछते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग यूके आना चाहते हैं और वर्क वीज़ा एक बहुत ही प्रेफरेबल वीज़ा है क्योंकि जब आप इस पे आते हैं तो आपको वर्क अलाउ होता है, यहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं और आपको डायरेक्ट जॉब मिलती है जिसकी वजह से आपको और जॉब्स नहीं करना पड़ती। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप स्टूडेंट के रूट के थ्रू यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ आके अपनी फ़ी भी पे करनी पड़ती है और इसके अलावा अपना गुजारा चलाने के लिए आपको जॉब भी करनी पड़ती है। तो आप जॉब करते हैं जो कि मोस्टली आपको और जॉब्स मिलती हैं, आप और जॉब्स करते हैं, फिर आप उससे जो पैसे कमाते हैं उससे आपकी फ़ी ही नहीं पूरी हो रही होती, तो बाकी काम तो बाद में होंगे। तो इसी की वजह से जो स्टूडेंट वाला रूट है वो काफ़ी मुश्किल है। तो इसके बजाय अगर आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपको आराम से जॉब मिल सकती है। तो मैं उसी के बारे में आज आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ क्योंकि जो अगर आप जॉब पे डायरेक्ट आते हैं तो आपके लिए बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। आप यहाँ पे आके अपना आराम से गुजारा कर सकेंगे। सो गाइज मैंने सोचा कि यूके में जॉब कैसे हासिल करें ये आपको बताने के लिए मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे एक्सपीरियंस से आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा, आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे आने का कौन सा तरीका है, कि जो तरीका मैंने इस्तेमाल किया बहुत सारे और लोग यही वाला तरीका यूज़ करते हैं और इसी से ये लोग पाकिस्तान से या इंडिया से और बाकी मुल्कों से निकल के तो यूके आ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे आते हैं। तो शुरू करते हैं। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको अपना बैकग्राउंड बता दूं। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैं पाकिस्तान में एक आईटी की जॉब कर रही थी, एक आईटी कंपनी में जॉब कर रही थी। वहाँ पे मेरी अच्छी सैलरी थी, सब कुछ सही चल रहा था। तो मैंने बाहर आने के बारे में सोचा था, लेकिन पहले मेरा भी यही ख्याल था कि शायद वर्क वीज़ा नहीं मिलता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो मैं स्टूडेंट का रूट देख रही थी, अभी मैं उस पर रिसर्च ही कर रही थी कि एक दिन मुझे एक मैसेज आया लिंक्डइन पे। तो वो मैसेज था एक रिक्रूटर का जो कि यूके की रिक्रूटर थी। तो उसने मुझे मैसेज किया और उसने कहा कि हमारे पास एक जॉब है, तो क्या आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो मैंने वो जॉब देखी तो उसमें जो लोकेशन थी वो यूके की थी, लंदन की लोकेशन थी। तो मैंने सोचा कि जॉब तो अच्छी है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ तो शायद इनको ये पता नहीं है, इसलिए इन्होंने मुझे रीच आउट किया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान से आप मुझे बुला सकते हैं यूके में। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो लोग वर्क वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं तो वो मुझे यहाँ बुला सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया कि किस तरह पाकिस्तान से जो वर्क वीज़ा है वो किस तरह से अप्लाई होता है और किस तरह आप उस वर्क वीज़ा पे यूके में आ सकते हैं। इसके बाद मेरा उस रिक्रूटर के साथ एक इनिशियल इंटरव्यू था। इनिशियल इंटरव्यू जो होता है उसमें वो कुछ खास नहीं पूछते, वो बस आपका बैकग्राउंड पूछते हैं कि आपके पास कौन सी डिग्री है, आपने पहले कितनी जॉब्स की, कहाँ कहाँ जॉब्स की, और वो उसकी बेस पे अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या जो उनकी कंपनी है उनके साथ आप फिट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर उनको लगेगा कि आप उस कंपनी के लिए अच्छे हैं, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो उस रोल के साथ मैच कर रहा है, तो वो आपको आगे हायरिंग मैनेजर को रेफर कर देंगे। तो फिर जो आगे के इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो फिर आपकी होने वाली टीम या आपका हायरिंग मैनेजर जो है वो लेता है। तो जो फर्स्ट इनिशियल इंटरव्यू होता है वो कोई रिक्रूटर लेता है। जो रिक्रूटर होता है वो आपकी फील्ड के बारे में कुछ नहीं जानता होता, उसको सिर्फ कुछ रिक्वायरमेंट्स दे दी गई होती हैं और उसने उस बेस पे जज करना होता है कि ये जिस बंदे का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ क्या ये इस काबिल है या नहीं है। तो इनिशियल इंटरव्यू मेरा हुआ। उसके बाद तकरीबन एक हफ्ते बाद उन्होंने मुझे ईमेल की और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा एक अलग इंटरव्यू होगा, एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा। क्योंकि मैं टेक से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं आईटी में हूँ, तो मेरा जो इंटरव्यू था नेक्स्ट वो टेक्निकल इंटरव्यू था। आपका आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है, मे बी आपका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो यही होंगी। यानी कि इसके बाद आपकी फील्ड रिलेटेड इंटरव्यू होगा। तो मेरा वो इंटरव्यू हुआ। तो वो जब इंटरव्यू मैंने दिया तो उस वक्त वो कुछ नहीं आपको बताते, उस वक्त उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि ये पास हुआ या फेल हुआ। लेकिन नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे ईमेल करके बता दिया कि मेरा जो ये इंटरव्यू है ये क्लियर हो गया है, उनको मैं पसंद आई हूँ। तो इसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अब इसके बाद आपका जो एक और इंटरव्यू होगा
और ये वाला जो इंटरव्यू है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे लिए भी ये काफ़ी मुश्किल था जो ये लास्ट वाला इंटरव्यू था, क्योंकि ये वो लेते हैं कल्चरल इंटरव्यू, इसको ये कल्चरल इंटरव्यू कहते हैं। तो इसमें बेसिकली ये लोग ये चेक करते हैं कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स कैसी हैं, यानी कि ये आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं होता। वो लोग ये चेक करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे लोगों से डील करते हैं। यहाँ पे वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपका कभी आपके मैनेजर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके बारे में बताएं। यानी कि इस किस्म के सवाल जो कि आपकी फील्ड से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, तो वो इस किस्म के क्वेश्चंस पूछते हैं और इसकी बेस पर जज करते हैं कि क्या आप उनकी टीम के साथ फिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो अगर उनको लगता है कि आप फिट होंगे तो तब भी वो आपको आगे रेफर करते हैं। तो ये वाला इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं, तो मैं आपको इसका पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगी कि ये वाला इंटरव्यू आप कैसे पास कर सकते हैं। तो खैर इसके बाद उन्होंने मुझे बताया, या उन्होंने मुझे ईमेल की और उन्होंने मुझे कहा कि ये वाला इंटरव्यू आपका फाइनल हो चुका है। तो अब इसके बाद उन्होंने मेरे साथ कोई एचआर वाली कॉल नहीं की, कोई इस तरह की कॉल नहीं हुई। और उन्होंने मुझे कहा कि इसके बाद हम आपको आपका जो सैलरी पैकेज है वो आपको ईमेल करेंगे और आपको बताएंगे कि हम आपको कितनी सैलरी ऑफर कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ एक हफ्ते बाद उन्होंने मुझे ईमेल की। वो ईमेल ये काफ़ी देर बाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो हायरिंग मैनेजर होता है उसने एचआर के साथ और बाकी सब के साथ डील करके तो फिर बताना होता है कि वो कितनी सैलरी आपको ऑफर करेंगे। तो ये सब करके उन्होंने मुझे ईमेल कर दी और उन्होंने मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया, जो कि एक ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट था। तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन करना था, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ऑनलाइन ही साइन किया। उन्होंने मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में नहीं भेजे, उन्होंने सिर्फ मुझे कहा कि ऑनलाइन जाएं और इस डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन ही साइन कर दें, वहाँ बेसिकली अपना नाम लिखना होता है। वो मैंने कर दिया, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसके जो आगे का प्रोसेस है वो फिर थोड़ा लंबा हो जाता है। उन्होंने मुझे बताया कि इसके बाद मेरा जो वीज़ा का प्रोसेस है वो शुरू होगा, लेकिन वीज़ा का प्रोसेस शुरू होने से पहले उन्होंने मुझे देना था सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो ये वाला जो लेटर है, ये जब तक आपके पास ना हो आप यूके का वीज़ा, वर्क वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप ये होता है कि ये कंपनी आपको हायर कर रही है और इसने आपको इतनी सैलरी देनी है, बेसिकली उसके ऊपर ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है, वो जाके दे सकते हैं अगर आप इसके ऊपर कुछ और जानना चाहते हैं तो उन्होंने फिर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जनरेट करने में कुछ देर लगाई, क्योंकि ये एक प्रॉपर एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो ये लोग गवर्नमेंट से लेते हैं, ये खुद वो बैठ के जनरेट नहीं करते। वो उनके पास कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप्स होते हैं। तो ये उन्होंने लिया, उसके बाद इन्होंने मुझे दिया। और उन्होंने मेरे केस में उन्होंने मुझे ये कहा कि वो अपॉइंटमेंट, वीज़ा की अपॉइंटमेंट खुद लेंगे। उन्होंने मेरे से कुछ डेट्स वगैरह पूछी कि मैं अवेलेबल हूँ या नहीं हूँ। तो उन्होंने उस डेट के अकॉर्डिंगली जो मेरे नियरेस्ट वीज़ा सेंटर था वहाँ से उन्होंने एक अपॉइंटमेंट ली मेरे लिए, और उसकी फ़ी वगैरह खुद भरी उन्होंने वीज़ा की फ़ी खुद दी, सारी अपॉइंटमेंट वगैरह की जो भी फ़ी वगैरह थी खुद दी, वो उन्होंने फ़ी दे दी। और मैंने अब उस पर अपॉइंटमेंट में जाना था, लेकिन उससे पहले एक और काम ये था कि मुझे टीबी टेस्ट कराना था। अगर आपको पता नहीं है तो यूके आने के लिए, यूके अगर आप वर्क वीज़ा के लिए आते हैं तो आपको एक टीबी टेस्ट कराना पड़ता है। तो और इसके अलावा एक आइल्स होता है। तो आइल्स जो है वो आप अगर आपके पास आइल्स नहीं है, तो अगर आपकी डिग्री इंग्लिश में है तो तब आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपको एक लाइफ स्किल्स वाला आइल्स देना पड़ता है, UKVI आइल्स आपको देना पड़ेगा। तो ये वाली सारी डॉक्यूमेंट्स मैंने वीज़ा सेंटर जाने से पहले कलेक्ट करनी थी, जो मैंने कर ली। तो ये मैंने कर ली। उसके बाद मैं वीज़ा सेंटर में गई, वहाँ पे उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मैंने उनको अपना पासपोर्ट दिया और बाकी की डॉक्यूमेंट्स दी, और इसके बाद मुझे बस वेट करना था। तो कुछ मेरे ख्याल से तकरीबन 1 महीना मैंने वेट किया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आके आप अपना पासपोर्ट ले जाएं। तो मैं गई वीज़ा सेंटर में, और वहाँ मेरे पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगी हुई थी। तो इसका मतलब ये था कि मेरा वीज़ा लग चुका था। वीज़ा लगने के बाद मैंने अपनी टिकट बुक करानी थी, तो मैंने वो भी कंपनी से पूछा। तो मेरे केस में वो टिकट भी मेरी कंपनी ने बुक कराई, और उन्होंने जो मुझे पैकेज दिया था पहले, उसमें उन्होंने ये भी बताया हुआ था कि जो यूके आने के बाद यहाँ का जो फर्स्ट मंथ है तो उसका सारा खर्चा वो लोग उठाएंगे, वहाँ का रिहाइश का खर्चा और खाने पीने का खर्चा और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो कंपनी के हवाले होंगे, कंपनी के मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो मुझे वो भी फिक्र नहीं थी। तो उसके बाद कंपनी ने मेरा टिकट कराया, 1 वे टिकट। तो ब्रिटिश एयरवेज का मेरा टिकट था, उसके थ्रू मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे आ गई। और
यहाँ से आगे जो मेरे फ्लैट की बुकिंग थी, यहाँ पे सर्विस्ड फ्लैट्स होते हैं, तो वो अरेंज किया हुआ था मेरी कंपनी ने। तो वहाँ पे मैं एक कैब के थ्रू चली गई। ये कैब भी होटल उसी फ्लैट वालों की कैब थी, तो वो लोग मुझे लेने आ गए और मैं वहाँ फ्लैट में चली गई। तो जब मैं आई थी तब कोविड का टाइम था, तो कुछ टाइम मुझे घर पे गुजारना था, फ्लैट पे गुजारना था, क्योंकि ये कोविड के कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। तो खैर उसके बाद मैंने वो वहाँ पे गुजारा। और तो बेसिकली ये सारा प्रोसेस था, ये प्रोसेस है जिसके थ्रू आप यहाँ पे आते हैं। तो इसके बाद जो आगे का प्रोसेस है, यानी कि आपने यहाँ पे अपना प्रॉपर घर कैसे लेना है, तो वो भी एक बहुत बड़ा काम है। वो ऐसे इतनी आराम से नहीं मिल जाता जैसे पाकिस्तान में आपको किराए पे घर मिल जाता है, इतना आसान नहीं होता यहाँ पे। और मैं तो आई भी लंदन में थी, तो लंदन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे फ़ौरन आने के फ़ौरन बाद आप अपनी अकोमोडेशन का इंतज़ाम कैसे कर सकते हैं। तो ये था वो सारा प्रोसेस जो फॉलो हुआ। तो अगर आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं इसके बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इंशाल्लाह और भी इस तरह की वीडियोस बनाती रहूँगी। तो आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।